नमस्ते और इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी हाई स्टेक्स कॉर्पोरेट थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल कम नहीं है। सीरियसली, ये कहानी है भारत के सबसे चर्चित और हाँ, सबसे विवादित समूह अडानी ग्रुप की। सोचिए, एक ऐसी शुरुआत जिसमें अभूतपूर्व तेजी से विस्तार था, फिर एक ऐसा भूचाल आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और उसके बाद एक ऐसी वापसी जिसने सबको हैरान कर दिया। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझते हैं। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। 104 बिलियन डॉलर्स। यकीन मानिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। साल 2023 में अडानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू से इतनी बड़ी रकम अचानक साफ हो गई थी। एक ही झटके में इतनी विशाल संपत्ति का वाइप आउट होना, ये ग्लोबल फाइनेंशियल हिस्ट्री की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। लेकिन देखिए, ये पतन कोई रातों रात नहीं हुआ था, और सच कहूं तो ये साम्राज्य भी एक दिन में खड़ा नहीं हुआ था। भाग 1, दशकों का विस्तार। आइए देखते हैं कि इस विशाल साम्राज्य का जन्म आखिर हुआ कैसे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। 1988 में गौतम अडानी ने एक छोटी सी कमोडिटी ट्रेडिंग फर्म शुरू की थी। फिर 1995 में उन्होंने मुंद्रा पोर्ट के निर्माण के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में कदम रखा। देखते ही देखते 2014 आते आते ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर बन गई। फिर 2020 में एक बहुत बड़ा मूव आया। कंपनी ने भारत के 6 प्रमुख हवाई अड्डों के लिए 50 साल की लीज हासिल कर ली और 2022 में $10.5 बिलियन में अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी को खरीदकर यह ग्रुप सीमेंट इंडस्ट्री का भी सरताज बन गया। इस तेज रफ्तार टाइमलाइन को देखकर साफ पता चलता है कि कैसे गौतम अडानी ने इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट के लगभग हर हिस्से में अपनी मजबूत पैठ बना ली थी। अब एक ऐसी सच्चाई जो शायद आपको थोड़ी हैरान कर दे। हालांकि कंपनी ने मीडिया, डिफेंस और ग्रीन एनर्जी जैसे नए क्षेत्रों में तेजी से कदम बढ़ाए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ग्रुप का 60% से ज्यादा रेवेन्यू आज भी कोयला खनन और उससे जुड़े बिजनेस से ही आता है। मतलब इन तमाम आधुनिक एक्सपेंशंस के बावजूद इस विशाल साम्राज्य की नींव आज भी पारंपरिक ऊर्जा यानी कोयले पर ही मजबूती से टिकी हुई है ना हैरानी की बात। तो इस बेतहाशा विस्तार का आखिर नतीजा क्या निकला? 2022 तक इस आक्रामक अप्रोच के दम पर अडानी ग्रुप पूरे $206 बिलियन के पीक मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ भारत का सबसे बड़ा समूह बन गया। इस आंकड़े के साथ उन्होंने ऐतिहासिक टाटा ग्रुप को भी पीछे छोड़ दिया था। ये अपने आप में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉर्पोरेट अचीवमेंट थी, बिल्कुल बेमिसाल। भाग 2, राजनीतिक संबंध। इस बेहिसाब सफलता के पीछे का पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या रहा है? अब देखिए, जब इतनी बड़ी सफलता मिलती है तो सवाल भी उठते ही हैं, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके संबंधों को लेकर। एक तरफ तो हम देश में बेजोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ देखते हैं, जहां वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स बनाए गए। वहीं दूसरी तरफ क्रोनी कैपिटलिज्म यानी पक्षपात के आरोप भी लगातार ग्रुप का पीछा करते रहे हैं। उदाहरण के लिए, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ग्रुप को महज 1 अमेरिकी सेंट प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से सस्ती सरकारी जमीन लीज पर दे दी गई, या एयरपोर्ट्स की बिडिंग के दौरान नियम उनके फेवर में बदल गए। हालांकि यहाँ ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि अडानी ग्रुप और सरकार दोनों ने ही इन आरोपों का हमेशा पूरी तरह से और दृढ़ता से खंडन किया है। और ये बात सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। अगर हम ध्यान दें तो श्रीलंका में विंड एनर्जी प्रोजेक्ट, बांग्लादेश के साथ बिजली आयात समझौता और केन्या में इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप्स जैसी बड़ी इंटरनेशनल डील्स, ये सब अक्सर इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल स्टेट विजिट्स के ठीक बाद सामने आई। इस पैटर्न ने उन देशों की विपक्षी पार्टियों का ध्यान तुरंत अपनी तरफ खींचा, जिस वजह से इन प्रोजेक्ट्स की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना और जांच भी शुरू हो गई। भाग 3, हिंडनबर्ग का झटका। एक ऐसा पल जब इस साम्राज्य के सामने अपना अस्तित्व बचाने का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया। कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी। जरा सोचिए इन शब्दों के बारे में। जनवरी 2023 में एक ऐसा फाइनेंशियल तूफान आया जिसने सब कुछ हिला दिया। यह बयान था अमेरिकन शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का। अपनी 2 साल की लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने अडानी ग्रुप पर दशकों से चल रहे स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का गंभीर आरोप लगाया और सीधे शब्दों में इसे कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा कौन कह डाला। यहाँ इस पॉइंट पे सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों पक्षों ने इस लड़ाई को फ्रेम कैसे किया। एक तरफ हिंडनबर्ग के संगीन आर्थिक आरोप थे, जैसे मॉरिशस जैसी जगहों पर शेल कंपनीज का इस्तेमाल करके शेयर्स की कीमत बढ़ाना, और दूसरी तरफ अडानी ग्रुप ने खुद को डिफेंड करने के लिए पूरे 413 पन्नों का एक विस्तृत जवाब पेश किया। उन्होंने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि ये रिपोर्ट किसी एक कंपनी पर नहीं, बल्कि सीधे भारत, उसकी संस्थाओं और उसकी विकास गाथा पर एक सुनियोजित हमला है।
यानी ये लड़ाई सीधे राष्ट्रवाद से जुड़ गई। इस रिपोर्ट का असर इतना तुरंत और खतरनाक था कि आप सोच भी नहीं सकते। कंपनी के शेयर्स ऐसी तेजी से गिरे कि 104 बिलियन डॉलर्स डूब गए। ग्रुप को अपनी $2.5 बिलियन की शेयर पेशकश यानी एफपीओ बीच में ही रद्द करके निवेशकों के पैसे लौटाने पड़े। और तो और सिटी ग्रुप और क्रेडिट स्विस जैसे बड़े ग्लोबल बैंक्स ने तुरंत खुद को अडानी की सिक्योरिटीज से दूर कर लिया और मार्जिन लोन पर रोक लगा दी। एक तरह से पूरा सिस्टम ही उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। भाग 4, वैश्विक विवाद और आरोप। क्योंकि अब मुद्दा सिर्फ वॉल स्ट्रीट तक सीमित नहीं रह गया था। देखते ही देखते इस ग्रुप का सामना पूरी दुनिया में अलग अलग चुनौतियों से होने लगा। ऑस्ट्रेलिया में कारमाइकल कोल माइन से ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे के चलते स्टॉप अडानी प्रोटेस्ट शुरू हो गए। केन्या में जोमो केन्याटा एयरपोर्ट के 30 साल के लीज एग्रीमेंट को वहां के विसल ब्लोअर्स ने रुकवा दिया, जिसके बाद वहां भारी विरोध प्रदर्शन हुए। उधर अमेरिका में न्याय विभाग, डीओजे और एसईसी ने अपनी जांच शुरू कर दी। और मिडिल ईस्ट में भी इजराइल को मिलिट्री ड्रोन एक्सपोर्ट करने के फैसले ने नए भू-राजनीतिक विवादों को जन्म दे दिया। ग्रुप पूरी तरह से चौतरफा गिर चुका था। और फिर नवंबर 2024 में एक और बड़ा धमाका हुआ। $250 मिलियन। यूएस फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने आरोप लगाया कि गौतम अडानी और उनके साथियों ने सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए इंडियन ऑफिशियल्स को भारी रिश्वत दी। इस इंडिकमेंट की खबर ने शेयर बाजार में एक बार फिर से भारी तबाही मचा दी। बात यहाँ खत्म नहीं होती। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स और इंटरनेशनल अथॉरिटीज आज भी इस ग्रुप की अलग अलग जांच कर रहे हैं। चाहे वो इंडोनेशिया से आने वाले कोयले की कीमतों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना हो, टैक्स चोरी के संगीन मामले हों, स्विस बैंक अकाउंट फ्रीज होने की बात हो, या फिर विकिपीडिया पर अपने फायदे के लिए लेखों में हेरफेर करना हो, इन तमाम कंट्रोवर्सीज ने कंपनी की इमेज पर एक गहरी परछाई डाल दी है। भाग 5, टू बिग टू फेल। यानी क्या ये ग्रुप इतना बड़ा हो चुका है कि इसका पतन मुमकिन ही नहीं? आइए इसकी मौजूदा स्थिति देखते हैं। और ये बात इस स्थिति को शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे कोई कंपनी राख से दोबारा उठ सकती है। इतने बड़े तूफानों और गंभीर आरोपों के बावजूद 2022 का पीक और 2023 का वो भयंकर क्रैश जहां $104 बिलियन डूब गए थे। जरा देखिए, मई 2024 आते आते सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश और जांच में थोड़ी राहत मिलने के बाद कंपनी का मार्केट कैप दोबारा $200 बिलियन के पार निकल गया। इन्वेस्टर्स का ये वापस लौटता भरोसा वाकई हैरान करने वाला है। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन का ये कोट स्थिति को बिल्कुल सही परिप्रेक्ष्य में रखता है। गौतम अडानी का पतन भारतीय पूंजीवाद के लिए एक परीक्षा है, और ये बिल्कुल सच है। देखिए, अडानी ग्रुप का भविष्य सिर्फ एक कंपनी का भविष्य नहीं है। भारत के बंदरगाहों से लेकर हवाई अड्डों, ऊर्जा ट्रांसमिशन और सड़कों तक ये ग्रुप देश की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इस कदर जुड़ा हुआ है कि इसका सीधा असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो सबसे अहम मुद्दा ये है कि क्या होता है उस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का जब उसका सबसे बड़ा कॉर्पोरेट जायंट दुनिया भर में ऐसी बेमिसाल जांच का सामना कर रहा हो। एक तरफ विकासशील देश को तेजी से आगे बढ़ने के लिए बेहिसाब पूंजी और रफ्तार चाहिए, पर क्या ये रफ्तार इंटरनेशनल कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही की कीमत पर आनी चाहिए? जब देश की प्रगति का इंजन माने जाने वाले किसी कॉर्पोरेट ग्रुप पर इतने सवाल उठ रहे हों, तो उस देश के विकास मॉडल का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे हमारे देश के आने वाले कल से जुड़ा है। सोचिएगा जरूर। गहराई से समझने की इस यात्रा में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।